चलिए, तो हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेजे बोलते हैं, या हिंदी में इसको किशोर न्याय बोलते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसको हम लोग जो है प्रीलिम्स के पर्पज से, मध्य प्रदेश इंग्लिश के पर्पज से इसको देखने वाले हैं। इसमें जो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि आपको केवल 3 और 4 नंबर का पोर्शन इससे पूछा जाने वाला है। या तो 3 नंबर का पूछा जाएगा मध्य प्रदेश सिविल में, 4 का, 3 का ही पूछा जाएगा, हमें जहां तक याद आ रहा है। कितना? हाँ, 3 नंबर का पूछा जाना है। और 3 नंबर के लिए आप पूरी सेक्शन याद कर लो और हर चीज रट लो, ये जरूरी नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको केवल उन चीजों को याद रखना है जो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है, मतलब कम समय में जो है आप इस एक्ट को तैयार कर सकें। इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए इस एक्ट को पढ़ाया जा रहा है। तो ये लगभग वैसे ही कहानी लिखी हुई है जो इसके जस्ट पहले हम लोग पॉक्सो एक्ट में देख चुके थे कि इस एक्ट को जो इसका जो उद्देश्य है वो आप देख लीजिएगा। उद्देश्य के जस्ट बाद जो एक लाइन लिखी हुई है कि संविधान के अनुच्छेद 15(3) जो है महिलाओं और बालकों के संबंध में स्पेशल लॉ बनाने के लिए परमिट करता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 39 ई और एफ, आर्टिकल 45 और 47। तो इनको दृष्टिगत रखते हुए ये एक्ट बनाया गया है। मानव अधिकारों की पूर्णतया संरक्षा की जाए, शक्तियां प्रदान की जाए और कर्तव्य अधिरोपित की जाए, इस चीज को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इसके बाद जस्ट सेकंड इसका जो पैरा बता दिया गया है कि भारत सरकार ने जो है संयुक्त राष्ट्र की जो है साधारण सभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को जो है अंगीकृत कर लिया गया है 11 दिसंबर 1992 को। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखिएगा। इसी के परिपालन में ये एक्ट बनाया गया है, इसी के परिपालन में ये एक्ट संशोधित किया गया है। अब इसके आवाज आ जाते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 में इन्होंने बता दिया है इसका नाम, तो नाम आप लोगों को पता है जेजे एक्ट का। इसके बाद इसका जो एक्सटेंशन है होल ऑफ इंडिया पे है। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य की सेवाएं हुआ करता था, पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा इसको संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है इन्फोर्समेंट डेट। इन्फोर्समेंट डेट में इन्होंने बता दिया है कि 15 जनवरी 2016, मतलब एग्जाम के एक दिन बाद वाली जो डेट है 15 जनवरी 2016, उसी दिन ये लागू हो गया था। तो एग्जाम से आप कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। और इसका सब क्लॉज 4 भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है पर याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 2, जहां से डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है परित्यक्त बालक की, अबंडन चाइल्ड की बात की गई है। तो इसमें बता दिया गया है कि जैविक दत्तक ग्रही माता पिता या संरक्षक द्वारा यदि किसी बच्चे का त्याग कर दिया गया है और समिति द्वारा जांच करने के बाद उसको परित्यक्त घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे बच्चे को परित्यक्त बोला जाएगा। और परित्यक्त बालक की जो डेफिनेशन है ये एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण है, हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक चीज हो गई। इसके बाद आता है दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन। तो इस एक्ट में जो है दत्तक ग्रहण के बारे में भी बहुत ज्यादा प्रावधान किए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो दत्तक ग्रहण भी डेफिनेशन क्या है, महत्वपूर्ण है, एडॉप्शन। ठीक है, एडॉप्शन के बारे में अंदर आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 2, दत्तक ग्रहण। ठीक है, एडॉप्शन, तो एडॉप्शन भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, पश्चातवर्ती देख रेख, आफ्टर केयर की बात की गई है। तो आपको पता होगा कि 18 वर्ष तक जो केयर होती है उसके अलावा भी केयर की जरूरत होती है ऐसे बच्चों के लिए जो जुवेनाइल जस्टिस होम में रह रहे हैं या बाल सुधार गृह में रह रहे हैं, उनके लिए। तो यह इन्होंने बता दिया है कि पश्चातवर्ती देख रेख से उन व्यक्तियों की जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है, वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है। तो 18 वर्ष तक वो चाइल्ड केयर होम में रहा है या जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े हुए किसी संस्था में रहा है, अब उसको जो है इसके आगे वाली जो समय है 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच का, तो उस समय उसको सहायता दी जाएगी। इसी के लिए बोला गया है पश्चातवर्ती देख रेख। तो 18 से 21 की याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 6, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण, ऑथोराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी। तो इसको भी देख लीजिएगा, इसकी हेडिंग से ही क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन
2 क्लॉज 7 जिसमें अधिकरण को परिभाषित किया गया है। अधिकरण से उन्होंने बता दिया है कि सेक्शन 68 में जो अधिकरण बताया गया है, अधिकरण का मतलब है केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अधिकरण। तो ये बच्चे वगैरह जो हैं जो एडॉप्शन के लिए रखे जाते हैं उनके लिए एक अधिकरण भी बना दिया गया है, प्राधिकरण भी बना दिया गया है, अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2(8) क्लॉज 8 जिसमें भीख मांगने को परिभाषित किया गया है और इसको IMP मार्क कर लीजिएगा। इसमें लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में यदि कोई भीख की याचना से प्रवेश करता है, जाता है, रहता है। इसके बाद क्लॉज 2 में बता दिया गया है कि भीख अभी प्राप्त करने या उद्यापित करने के उद्देश्य से जो है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी जीव जंतु, कोई व्रण, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग को अभिदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आपने देखा होगा भीख मांगने के लिए बच्चों का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ भीख मांगना भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 9 बालक का सर्वोत्तम हित। ठीक है, बालक के सर्वोत्तम हित को इन्होंने परिभाषित किया है। तो बालक के सर्वोत्तम हित के लिए बस आपको हेडिंग याद रखनी है, याद रखें आप ना रखें। ठीक है, वैसे याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। मूल अधिकारों, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक विकास की पूरी कोशिश की जाएगी, यही उसका सर्वोत्तम हित है, बालक का सर्वांगीण विकास। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 10 जिसमें बोर्ड को परिभाषित किया गया है और बोर्ड का वही अर्थ है जो सेक्शन 4 में बता दिया गया है। बोर्ड का मतलब है किशोर न्याय बोर्ड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 11 केंद्रीय प्राधिकरण की बात की गई है। तो केंद्रीय प्राधिकरण जो है बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत जो है एक अधिकरण बनाया गया है, उसी को हम लोग केंद्रीय अधिकरण बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 12 जिसमें बालक को परिभाषित किया गया है और बालक का मतलब है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो इसको IMP मार्क कर दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन है यहाँ किशोर की, सेक्शन 235 किशोर की डेफिनेशन जो है इसी के RW करके यहीं लिख लीजिए आप। तो इसमें किशोर जो है जुवेनाइल को डिफाइन किया गया और जुवेनाइल से भी जो है 18 वर्ष से कम आयु का बालक अभिप्रेत है। तो यहाँ इन्होंने बालक को 212 और जुवेनाइल को 235 में डिफाइन किया गया है। दोनों डेफिनेशन आप लोग साथ में रख लो या उनको RW करके लिख लीजिए, जिससे आपको याद रखने में सहूलियत होगी। और दोनों ही डेफिनेशन में जो है 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। बालक जो है 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जुवेनाइल का मतलब है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन 213 विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। तो ऐसा बालक जिसने विधि का उल्लंघन किया मतलब कोई अपराध किया है और वो अभी 18 वर्ष की आयु उसने पूरी नहीं की है। 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली होती तो नॉर्मली उसको दंडित किया जाता, इसके एक्ट में आने की बात ही नहीं थी। तो सेक्शन 213 को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 215 बालक हितैषी, चाइल्ड फ्रेंडली। इस शब्द को ही याद रखो, ज्यादा अंदर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर यदि याद रहता है आपको तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 217 बाल कल्याण अधिकारी। ठीक है, यहाँ इन्होंने बोल दिया समिति या बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का ऐसा उत्तरदायित्व से जो विहित किया जाए पालन करने के लिए बालक देखरेख संस्था से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी अभिप्रेत है। बाल कल्याण अधिकारी सेक्शन 217। इसकी जो डेफिनेशन है आप हेडिंग याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, अंदर बहुत याद रखने की जरूरत यहाँ महसूस नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 218 बालक कल्याण पुलिस अधिकारी, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। तो इन्होंने बता दिया है 107 की सबसेक्शन 1 में जो ऑफिसर इस निमित्त नियुक्त किया गया है वही यहाँ अभिप्रेत है। इसके बाद आ जाता है चिल्ड्रंस होम सेक्शन 219 बाल गृह। इन्होंने बोला है धारा 50 के तहत जो राष्ट्रीयकृत बाल गृह जो है उसी को यहाँ इन्होंने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 220 जिसमें बालक न्यायालय को परिभाषित किया गया है और बालक न्यायालय में सबसे नीचे आप देखेंगे इस डेफिनेशन के तो लिखा हुआ है सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। तो बालक न्यायालय का मतलब सेशन कोर्ट से लगाया जाएगा, सेक्शन 220। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 221 बालक देखरेख संस्था। तो इतना ही याद रखो, बालक देखरेख संस्था आप देख लीजिएगा अंदर
इसमें बाल गृह, खुला आश्रय, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थान, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, बालकों की देखरेख और संरक्षा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्शन 222 समिति। समिति का मतलब है जो सेक्शन 27 में बताई गई है वही समिति, बाल गृह समिति। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्शन 223 न्यायालय। न्यायालय से इन्होंने बोल दिया है कि सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जो दत्तक और संरक्षण से संबंधित मामलों में अधिकारता रखता है। एडॉप्शन और गार्जियनशिप के मैटर्स को देखता है ऐसा न्यायालय। ठीक है, इसमें जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय भी आ जाता है। तो याद रखिएगा सेक्शन 223 न्यायालय को परिभाषित किया है इन्होंने। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 224 जिसमें शारीरिक दंड की बात की गई है। तो बालक को ऐसा शारीरिक दंड देना अभिप्रेत है जिसमें किसी अपराध के लिए प्रतिशोध के रूप में या बालक को अनुशासित करने या सुधारने के प्रयोजन के लिए जानबूझकर पीड़ा पहुंचाना अभिप्रेत है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, सेक्शन 224। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बढ़ जाइएगा, सेक्शन 233 पे आ जाइएगा। जघन्य अपराध को परिभाषित किया गया है, हीनियस ऑफेंसेस की बात की गई है। तो इन्होंने बता दिया है कि ऐसे अपराध जिनमें न्यूनतम दंड जो है 7 वर्ष या उससे अधिक है, ऐसे अपराधों को हम लोग जघन्य अपराध बोलेंगे। 235 हम पहले ही बता चुके हैं, 18 वर्ष से कम आयु का यदि कोई बालक है तो वो क्या है, किशोर है। इसके बाद सेक्शन 42 पे आ जाइएगा सीधा। 242 में बता दिया गया है अनाथ से जैविक या दत्तक माता पिता या विधिक संरक्षक नहीं है, यदि किसी का तो वो अनाथ है, या विधिक संरक्षक बालक की देखरेख करने का इच्छुक नहीं है, देखरेख करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोल देंगे, अनाथ बोल देंगे। अनाथ बोलने का यहाँ ऑर्फन बोलने का मतलब यहाँ ये है कि उसको एडॉप्शन के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मतलब खुला छोड़ने का मतलब ये है कि उसको एडॉप्ट किया जा सकेगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 245 छोटे अपराधों की बात की गई है। छोटे अपराध का ये है कि अधिकतम दंड जो है 3 वर्ष तक का है, ऐसे अपराध को हम लोग बोलेंगे छोटे अपराध। इसके बाद आता है सेक्शन 248 पर्यवेक्षण अधिकारी। तो पर्यवेक्षण अधिकारी के बारे में उन्होंने बता दिया कि राज्य सरकार द्वारा पर्यवेक्षण अधिनियम 1958 के अधीन पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में यदि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो पर्यवेक्षण अधिकारी है। इसके बाद आ जाता है सीरियस ऑफेंसेस, सेक्शन 254 में सीरियस ऑफेंसेस की बात इन्होंने कर दी है। भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास का दंड का उपबंध है, या 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है। तो ऐसे अपराध को हम लोग क्या बोल देंगे, सीरियस ऑफेंसेस बोलेंगे, घोर अपराध बोलेंगे। इसके बाद छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है जो चैप्टर 2 बालकों की देखरेख और संरक्षा से संबंध के साधारण सिद्धांत। यहाँ साधारण सिद्धांतों की बात की गई है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित की जाने वाले साधारण सिद्धांत। तो यहाँ इन्होंने कुछ सिद्धांत बता दिए हैं। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बोर्ड समिति या अन्य अभिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करते समय निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे। तो यहाँ इन्होंने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो सिद्धांत है, निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, भाग लेने का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सकारात्मक उपाय का सिद्धांत, गैर कलंकीय शब्दार्थों का सिद्धांत, अधिकारों का अभित्याग न किए जाने का सिद्धांत, समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत, एकता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत, अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थात्मक बनाने का सिद्धांत, सम प्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत, अपयोजन का सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत जो है इनके संबंध में जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया था
MPAD जो 2022 के एग्जाम में, वैसे 2020 का था वो, किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 ने इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए कुछ सिद्धांतों को तय किया है। वे हैं समानता और गैर भेदभाव का सिद्धांत, वित्तीय सहायता का सिद्धांत, वित्तीय सहायता का मूल सिद्धांत। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों ने बहुत सारे सिद्धांत देखे हैं, पर इसमें वित्तीय सहायता वाला कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, समानता और गैर भेदभाव का सिद्धांत, समानता और गैर भेदभाव का सिद्धांत है। ठीक है, पर वित्तीय सहायता का सिद्धांत नहीं है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सेक्शन 3 के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 3 किशोर न्यायिक बोर्ड। सेक्शन 4 में उन्होंने किशोर न्यायिक बोर्ड की बात कर दी है। तो दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक जो है न्याय बोर्डों को इस अधिनियम के अधीन विधि द्वारा उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपनी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए स्थापित कर सकेगी। अब ये जो बोर्ड है इसमें पीठासीन कौन होगा, यहाँ इन्होंने बता दिया है कि ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट मतलब MM और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब JMFC, जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान मजिस्ट्रेट कहा गया है ना हो, CGM वगैरह ना हो। ठीक है, जिनके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, तो कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होगा। और इन्हीं के साथ जो है बोर्ड जो है 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा। तो जो बोर्ड होगा कम से कम 3 लोगों का होगा, और इसमें जो मजिस्ट्रेट होगा जो वो प्रिंसिपल होगा, प्रधान होगा, और वो MM और JMFC से कम रैंक का नहीं होगा। इसके बाद सबसेक्शन 3 पे आ जाते हैं। जो 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात की गई थी, उन्होंने कम से कम 7 वर्ष तक जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में भाग लिया हो, और उनके पास जो है ज्ञान के साधन होने चाहिए। मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विधि में उनके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसे अनुभव बेहद कर सकती है। इसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि राज्य सरकार जो है ऐसे लोगों की जो देख रेख, संरक्षण, पुनर्वास बालकों के लिए विधिक उपबंध, तो 60 दिन वाली बात बोल दी है सबसेक्शन 5 में, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद सबसेक्शन 7 में उन्होंने कुछ चीजें बोल दी हैं कि जो प्रधान मजिस्ट्रेट की सेवाएं, जो सदस्य वगैरह हैं, उनकी सेवाएं कब समाप्त की जा सकती हैं। तो 7 में उन्होंने सबसेक्शन 7 में बोल दिया है कि निहित शक्ति का यदि दुरुपयोग करने का दोषी है, बोर्ड की जो कार्रवाई है निरंतर 3 महीने तक भाग नहीं लेता है, किसी वर्ष में न्यूनतम 3/4 बैठकों में उसने भाग नहीं लिया है, या सबसेक्शन 4 के तहत उसको अपात्र घोषित कर दिया है, भाई उसने कोई इलीगल टाइप के काम किए हैं, जिसमें इन्होंने सबसेक्शन 4 में बताया कि चयन का कौन पात्र नहीं होगा। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 में उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन जो है चयनित नहीं किए जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम मानवाधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किया हो, ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर वाले थे, तो इनको निकालने के आधार भी यही सब है। बालकों का दुर्व्यापार या बाल श्रम में किसी को नियोजित कर रखा था, तब भी इनको हटाने के आधार हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 5, उस व्यक्ति का स्थानांतरण जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह गया है। तो जांच की प्रक्रिया के दौरान ही यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो सेक्शन 5 लागू हो जाएगी उसके संबंध में। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 6 को छोड़ दीजिए। 7 में बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया की बात की गई है, तो प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की हमें संभावना नहीं लगती है। पर सेक्शन 7 की सबसेक्शन 3 के परंतु में बता दिया गया है कि मामले के अंतिम निपटारे के समय या सेक्शन 18 के सबसेक्शन 3 के अधीन कोई आदेश करने में कम से कम 2 सदस्य जिनके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी है उपस्थित होंगे। तो प्रक्रिया के नियम में ये चीज महत्वपूर्ण है कि कम से कम 2 सदस्यों का निर्णय के समय उपस्थित होना जरूरी है, जिसमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट भी शामिल है। टोटल 3 सदस्यीय बोर्ड है ही, तो कम से कम 2 लोगों का रहना जरूरी है कोई भी निर्णय करने के लिए। इसके बाद सेक्शन 8 आ जाता है, बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व की बात आ जाती है। तो देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद सेक्शन 9
ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसूचित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है, छोड़ो। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 4, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया। सेक्शन 10, विधि का उल्लंघन करने वाले अधिकृत बालक की गिरफ्तारी। तो जैसे उसको गिरफ्तार किया जाता है भाई, 24 घंटे के भीतर उसको बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, ठीक है। परंतु याद रखिएगा इसका जो फर्स्ट प्रोवाइडेड है कि परंतु किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले अधिकथित बालक को पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। आप गिरफ्तार करके लाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेल में भेज दो उसको या हवालात में रख दो। हवालात का मतलब होता है जेल में एक जेल बोल रहे हैं, पुलिस थाना जो होता है उसी में एक लॉकर बना होता है जिसको हवालात बोला जाता है। तो इसको ना तो जेल भेजा जाएगा ना हवालात में रखा जाएगा ऐसा बालक जिसने कोई अपराध किया है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 11 छोड़ दीजिए, सेक्शन 12 पे आ जाइएगा। ऐसे व्यक्ति की जमानत जो दृश्यमान रूप से विधि का उल्लंघन करने वाला अविकथित बालक है। तो यहाँ इन्होंने बता दिया है कि भाई जो उसने बालक ने अपराध किया है, जमानती है या अजमानती है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है। तो यदि उस प्रति को सहित या रहित जमानत देता है और परिवीक्षाधीन रखे जाने की दृष्टि से और बाकी सब चीजों की, तो जमानत दी जाएगी, मतलब उसको जमानत देने की पूरी कोशिश की जाएगी। सेक्शन 12 क्लॉज 1 में ये स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। अब यदि आपको लगता है कि इस प्रकार नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो फिर बहुत सारी चीजें यहाँ उन्होंने परंतु में बता दी हैं कि ऐसे व्यक्ति को तब इस प्रकार छोड़ा नहीं जाएगा जब विश्वास करने के लिए उपयुक्त आधार प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति को छोड़े जाने से यह संभव है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से हो जाएगा, अपराधियों के साथ मिल जाएगा, ठीक है। उक्त व्यक्ति नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा। उस व्यक्ति के छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। बोर्ड जमानत देने से इनकार कर सकता है या कारणों को अभिलिखित कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यदि सबसेक्शन 4 पे आ जाइएगा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, यदि जो बालक है जमानत के आदेश से 7 दिन के भीतर जो उसकी शर्तें पालन नहीं करता है तो ऐसी शर्तों को उपांतरित कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 13, माता पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षाधिकारी को इत्तला। इसमें भी सबसेक्शन 1 का क्लोज जो है 2 याद रखिएगा। परिवीक्षाधिकारी को या यदि कोई परिवीक्षाधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बालक कल्याण अधिकारी को 2 सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट जिसमें बालक के पूर्ववत और कौटुंबिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी जिसके यह संभाव्य है कि वे जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होगी, तैयार करने और बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए इत्तला देगा। तो परिवीक्षाधिकारी से 2 सप्ताह के भीतर एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट की मांग कर सकता है मजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 14, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच। तो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड के द्वारा जांच की जाएगी। इस धारा के अधीन जो जांच है, बोर्ड के समक्ष बालक को जो पहली बार पेश किया जाता है 4 माह के भीतर करने की कोशिश की जाएगी, सबसेक्शन 2, ठीक है। सबसेक्शन 3, बोर्ड द्वारा धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। तो जो निर्धारण वगैरह है वो 3 माह के भीतर किया जाएगा, ठीक है। बाकी सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद सबसेक्शन 5 का जो है डी क्लॉज पे आ जाइएगा। छोटे अपराधों वाले मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1978 के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा संक्षिप्त कार्रवाइयों के माध्यम से किया जाएगा। तो छोटे मामले हम लोग पहले डेफिनेशन में देख चुके हैं कि 3 वर्ष से कम का कारावास होता है, उनकी जो है उनका निपटारा है संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सेक्शन 14 क्लॉज 5 सब क्लॉज जो है ई की बात करते हैं तो उसमें घोर अपराधों की बात की है, सीरियस ऑफेंसेस की बात की है, और उसमें जो विचारण की प्रक्रिया होगी वो समन मामलों में जो विचारण की प्रक्रिया होती है वो यूज की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है एफ में उन्होंने जघन्य अपराधों की बात कर दी है।
इसमें इन्होंने ट्रायल की बात नहीं की है, कौन सी ट्रायल यूज की जाएगी, चलिए छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 15, बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण। तो जो जघन्य अपराध होते हैं उनमें प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। ऐसे बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ये वही है जो निर्भया केस के बाद जो स्थितियां बनी थी जे एक्ट में संशोधन के लिए, जिस पर मजबूर हुआ है कोर्ट। तो यहाँ ये डिसाइड किया जाएगा कि जो जघन्य अपराध किया गया है 16 वर्ष की आयु पूरा करने वाले बालक द्वारा, उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो ये सेक्शन 15 उसी की बात कर रही है। जो 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और उन परिस्थितियों को जिनमें उसने अपराध किया है के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा। ठीक है। और सेक्शन 18 के उपधारा 3 के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करेगा। ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, शारीरिक क्षमता क्या है, और उसको ध्यान में रखते हुए सेक्शन 18 के तहत इसका निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि आगे इसका ट्रायल इसी पे बेस्ड होगा कि इसकी क्षमताएं क्या थी। इसके बाद सेक्शन 16 में आ जाते हैं जांच के लंबित होने का पुनर्वलोकन। तो यदि जांच लंबित है और उसका पुनर्वलोकन करने की शक्ति किसके पास है, तो बोर्ड की जो है कार्यवाहियों का पुनर्वलोकन कर सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। कब कर सकता है, 3 माह के भीतर कर सकता है। प्रत्येक 3 माह में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्वलोकन कर सकता है। एक तरीके से निरीक्षण है ये, 3 महीनों में एक तरीके से निरीक्षण कर लो, जैसे सीए नहीं करता है, ऐसे ही टाइप का ये है, और कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, ऐसे लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और उसके कारणों का एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रत्येक 6 माह में अवलोकन किया जाएगा। सबसेक्शन 2। तो एक 3 माही अवलोकन था, एक 6 माही अवलोकन था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद सेक्शन 17 पे आ जाइएगा। सेक्शन 17 जो है विधि का उल्लंघन ना करते पाए गए बालक के बारे में आदेश। यदि कोई ऐसा बालक है जिसके बारे में अपराध है पर ऐसा लग नहीं रहा है कि उसने अपराध नहीं किया है, तो क्या किया जाएगा, बोर्ड जो है इस भाव का आदेश पारित करेगा कि भाई उसने कोई अपराध नहीं किया है, और यदि उसको लगता है कि इसके बाद इसकी देखरेख की जरूरत है तो समिति को निर्देश कर देगा, अन्यथा छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 18 विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में आदेश। तो आपने देखा होगा कि जघन्य अपराध किया है, उसके बारे में जांच की गई थी सेक्शन 15 में, तो उसी का आगे की कार्रवाई बता दी है इन्होंने कि जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या घोर अपराध किया है, या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, या 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, और बोर्ड ने धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात मामले का निपटारा कर दिया है, तो तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अंतर्वेश किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण और मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकताएं ऐसी परिस्थितियों जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो उपदेश और भर्जना के पश्चात उसको छोड़ सकता है, सामूहिक परामर्श की व्यवस्था कर सकता है, पर्यवेक्षण अधिकार, सामूहिक सेवाओं की बात कर सकता है, अस्पताल में सेवाएं दो, बंद पत्र निष्पादित करवा सकता है, प्रतिभू मांग सकता है, सुधारात्मक सेवाएं करवा सकता है। ठीक है। इसके बाद इसी का जो सबसेक्शन 2 है उसमें बता दिया है कि उन जो सेवाओं की बात की जा रही है उनमें कौन कौन सी सेवाएं हो सकती हैं। तो किसी विद्यालय में हाजिर होने की शर्त लगा सकता है, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होने के लिए बोल सकता है, किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने के लिए बोल सकता है, किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने से बालक को प्रतिसिद्ध कर सकता है, दारू के ठेका पे जाते थे ये। ठीक है। व्यसन मुक्त कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अतिरिक्त आदेश भी वो पारित कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ड्यूटी है कि बालक जो है आगे सुधर जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले सजा दी जाएगी और इसके साथ कुछ निर्देश भी जोड़ सकता है। कौन जोड़ सकता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसके बाद सेक्शन 19 आ जाता है बालक न्यायालयों की शक्तियां। तो छोड़ो बालक न्यायालय की शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां हैं। इसके बाद आ जाइएगा सेक्शन 21 आदेश जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित ना किए जाएंगे। तो सेक्शन 21 पे IMP मार्क कर दीजिएगा। इसमें बता दिया है कि बालकों के विरुद्ध कौन से
जो है दंडादेश पारित नहीं किए जा सकते हैं। तो बालक को जो है मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा। लास्ट लाइन में ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 21 की, तो इसको हाईलाइटेड कर लीजिएगा और आगे भी याद रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 22 दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन की कार्रवाइयों का बालक के विरुद्ध लागू ना होना। तो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी का जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में आपको याद आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा? चैप्टर 8 में जो बॉन्ड वॉन्ड एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं तो बालक से बॉन्ड वॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 23 विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक और ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है संयुक्त कार्यवाही ना होगी। तो भाई मान लो दो लोगों ने मिलकर अपराध किया है, एक बालक है एक मेजर है, तो दोनों का एक साथ ट्रायल नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा सेक्शन 23। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 24 किसी अपराध के निष्कर्षों के आधार पर निहरताओं का हटाया जाना। यहाँ इन्होंने बता दिया है कि बालक को दंड वगैरह दिया जाता है तो वो किसी निरहरता से ग्रस्त नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का शिकार हो जाए। इसके बाद सेक्शन 25 लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध छोड़ दो। इसके बाद सीधा आ जाओ सेक्शन 27 पे। 27 जो है बाल कल्याण समिति, जिसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। तो बाल कल्याण समिति की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। कब करेगी? अधिसूचना की तारीख से 2 माह के भीतर। अब बाल कल्याण समिति में कौन कौन होगा? तो सेक्शन 27 क्लॉज 2 में बता दिया है समिति का एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्यों से मिलकर बनेगी, और जिसमें से कम एक क्या होगी? महिला होगी, ठीक है। इसमें बस आगे सब सेक्शन 4 में वही बता दी है कि एक्सपीरियंस के रूप में 7 वर्ष तक इन्होंने जो है किसी सामाजिक संस्था वगैरह में काम किया, ये इनकी क्वालिफिकेशन है। सब सेक्शन 6 में आ जाइएगा, किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो जो समिति है यहाँ बाल कल्याण समिति, उसमें किसी व्यक्ति को 3 वर्ष तक रखा जाएगा, उसके आगे नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद सब सेक्शन 7 में वही हटाने की वही प्रक्रिया है कि उसने अपने कर्तव्यों को दुरुपयोग किया है, दोष सिद्ध ठहराया गया है, या जो है 3/4 बैठकों में उसने भाग नहीं लिया है तो उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद सब सेक्शन 8 जो है जिला मजिस्ट्रेट जो है ऐसी जो इन्होंने कार्यवाहियां की हैं, रिपोर्टें की हैं, उनका 3 माही पुनर्वलोकन करेगा। किसका? बाल कल्याण समिति का। तो 3 महीने में जो है जिला मजिस्ट्रेट उनकी कार्यवाहियों की जांच करेगा। बाकी सब छोड़ दो। इसके बाद आ जाती है सेक्शन 28 समिति के संबंध में प्रक्रिया। तो समिति 1 माह में कम से कम 20 बैठकें करेगी, यही सबसे बड़ी प्रक्रिया है इनकी सेक्शन 28। तो 1 माह में इनको कम से कम कितनी बैठक करनी है? 20 करनी है समिति को। और लास्ट में एक परंतु डला हुआ है कि मामले के अंतिम निपटारे के समय कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होंगे। तो जो समिति के समक्ष मामला आएगा उसके अंतिम निपटारे में कम से कम 3 सदस्य होंगे। 5 सदस्यीय टोटल समिति, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, तो कम से कम 3 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है अध्यक्ष सहित, ठीक है, या अध्यक्ष के बिना। इसके बाद सेक्शन 29 समिति की शक्तियां जो है तो देख लीजिएगा। इसके बाद सेक्शन 30 समिति के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों की बात की गई है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ कुछ है नहीं, सेक्शन नंबर ही याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइएगा चैप्टर 6 का सेक्शन 33 रिपोर्ट ना करना अपराध होगा, ठीक है। तो समिति को कुछ चीजों पर रिपोर्ट करनी होती है। सेक्शन 32 में जो समिति बताई गई है, समिति के समक्ष यदि पेश किया गया है किसी व्यक्ति को तो उसको रिपोर्ट करनी होगी। यहाँ यदि सेक्शन 32 के अधीन यथा अपेक्षित किसी बालक के संबंध में कोई सूचना उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं दी जाती है तो ऐसे कृत्य को अपराध के रूप में माना जाएगा। यदि समिति के द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाती है तो ऐसे कृत्य को अपराध माना जाएगा सेक्शन 33 में। और सेक्शन 34 में उसके लिए दंड दे दिया गया है। तो शास्ति कितनी है? 6 माह या 10,000 रुपए, ठीक है, 6 माह या 10,000 रुपए का दंड है इसमें सेक्शन 34 में। IMP मार्क कर लीजिएगा इस पे सेक्शन 34 पे। सेक्शन 35 की बात करते हैं, बालकों का अभ्यार्पण, सरेंडर ऑफ चिल्ड्रन। तो कोई माता पिता या संरक्षक जो शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक कारणों से जो उसके नियंत्रण से पड़े हैं, बालक का अभ्यार्पण करना चाहता है, बालक को समिति के समक्ष पेश करेगा।
तो जो माता पिता अपने बालक का भार नहीं उठा पाते हैं किन्हीं दुर्घटनाओं के कारण से या शारीरिक या मानसिक किसी भी कारण से, आर्थिक रूप से, तो वो समिति के समक्ष पेश हो सकते हैं और अपने बालक को पेश कर सकते हैं। और यदि जांच परामर्श के बाद जो है समिति ये मानती है कि नहीं नहीं अब नहीं कर सकते हैं, तो 2 माह का सबसे सेक्शन 35 क्लॉज 3 के तहत 2 माह का टाइम देंगे विचार करने के लिए। और उसके बाद भी सामने वाला यदि चाहता है उसके माता पिता संरक्षक कि भाई इसको घोषित कर दिया जाए ऐसा, तो ऐसे बालक को जो है क्या कर दिया जाएगा, परित्यक्त घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, परित्यक्त घोषित कर दिया जाएगा या अभी अभ्यार्पित घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि बालक की आयु जो है 6 वर्ष से कम है तो विशेष दत्तक अभिकरण में रखा जाएगा, और 6 वर्ष से अधिक है तो बाल गृह में रखा जाएगा। ठीक है, विशेष दत्तक अभिकरण में मतलब ये होगा कि एडॉप्शन के लिए खोल दिया जाएगा या फिर उसको बाल गृह में रख दिया जाएगा, चाइल्ड हाउस में रख दिया जाएगा, चाइल्ड होम में रख दिया जाएगा। सेक्शन 36 जांच की बात कर दी इन्होंने, और इसकी सब सेक्शन 2 जब बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है सामाजिक अन्वेषण जो है 15 दिन के भीतर पूरा करने की अब प्रयास किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, जिससे समिति को बालकों को पहली बार पेश करने से 4 माह के भीतर अंतिम आदेश पारित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। तो सामाजिक अन्वेषण जो है 15 दिन में और मामले का निपटारा जो है 4 माह में करने का पूरी कोशिश करेगी कौन, समिति। ठीक है, ये एडॉप्शन से रिलेटेड मामले हैं। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 38 किसी बालक के दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया। तो जब ये समिति सब डिसीजन ले देती है, अनाथ घोषित कर दिया है, परित्यक्त घोषित कर दिया है और सब चीजें जो हैं, इसके बाद ही जो बालक है वो दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जाता है। और जैसे ही दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है उसकी प्रक्रिया बता दी गई है सेक्शन 38 में। इसके प्रोवाइडेड को देखो आप सीधा, सब सेक्शन 1 का प्रोवाइडेड, ऐसी घोषणा ऐसे बालक के लिए 2 वर्ष तक की आयु तक के हैं बालक के पेश किए जाने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर, और ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष से अधिक आयु के हैं 4 माह के भीतर की जाएगी। तो जो स्वतंत्र घोषित करने वाली बात है, जो यदि 2 वर्ष से कम का है तो 2 माह के भीतर, और यदि 2 वर्ष से ज्यादा का है तो 4 माह के भीतर ऐसा घोषित कर दिया जाएगा। घोषित करने का मतलब यह है कि एडॉप्शन के लिए उनको फ्री कर दिया जाएगा कि अब इनको एडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइएगा सब सेक्शन 4 पे, सेक्शन 38 सब सेक्शन 4, अनाथ परित्यक्त अभ्यार्पित बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का विनिश्चय समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा किया जाएगा। समिति के 3 सदस्य इसको डिसाइड करेंगे, बाकी सब छोड़ दो। सेक्शन चैप्टर 7 पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, इसका प्रोवाइडेड देख लो बस। सेक्शन 39 क्लॉज 1 का जो प्रोवाइडेड है उसमें लिखा हुआ है संस्थागत या गैर संस्थागत देख रेख में रखे गए सहोदरों को तब तक एक साथ रखने का प्रयास किया जाएगा जब तक कि उनको एक साथ रखा जाना उनके सर्वोत्तम हित में है। सहोदरों का मतलब होता है कि वो सगे बहन भाई जो होते हैं उनको एक साथ रखने की कोशिश की जाएगी जब तक कि वो उनके हित में ये चीज है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 41 पे आ जाइएगा, बालकों की देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण। तो जो बालकों की देखरेख की संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि कोई संस्था चल रही है बिना रजिस्ट्रेशन के, तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा सेक्शन 41 के तहत। ठीक है, यहाँ सब सेक्शन 6 पे आ जाइएगा, किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण की अवधि जो है 5 वर्ष की होगी और उसका प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण होगा। तो संस्था जो है उसका रजिस्ट्रेशन एक बार में 5 वर्ष के लिए होगा और फिर वो नवीनीकरण के हकदार होंगे, तो 5 वर्ष के लिए फिर उसको नवीनीकृत कर दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 42 आ जाता है, बालक देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण ना कराए जाने के लिए दंड। तो सेक्शन 41 में अपन बात कर चुके हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सेक्शन 42 में बता दिया है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और संस्था चला रहे हैं तो उसके लिए दंड जो है कितना होगा, 1 वर्ष तक होगा और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। और यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक 30 दिन के विलंब को एक पृथक अपराध माना जाएगा।
30 दिन तक फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो फिर एक अपराध मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 43 खुला आश्रय, ओपन शेल्टर की बात की गई है। इसके बाद सेक्शन 44 पोषण देखरेख की बात की गई है। इसके बाद सेक्शन 46 बालक देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले बालकों की पश्चातवर्ती देखरेख। तो यदि कोई बालक संस्था है उसको छोड़ दिया है किसी व्यक्ति ने, कब छोड़ेगा? जब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद यदि उसने छोड़ दिया है उसके बाद भी जो है उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि 18 वर्ष में ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है आदमी, सब कुछ करने लगेगा, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी सेक्शन 46 में। 47 की जब बात करते हैं संप्रेषण गृह की बात आ जाती है। तो संप्रेषण गृह को हम आप लोगों ने बहुत सारी बार नाम सुना होगा, कौन एस्टेब्लिश करेगी? राज्य सरकार करेगी, बाकी छोड़ दो। इसके बाद आ जाएगा सेक्शन 50 बाल गृह, चिल्ड्रन होम्स की बात की गई है। इसमें भी बहुत ज्यादा पढ़ने लायक कुछ है नहीं। इसके बाद सीधा आ जाइएगा सेक्शन 56 दत्तक ग्रहण की बात की गई है और डेफिनेशन क्लॉज से इसको जोड़ के देखिएगा, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हेडिंग से। ठीक है, सेक्शन नंबर याद रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 59 किसी अनाथ परित्यक्त अभ्यार्थित बालक के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। दत्तक ग्रहण की जो प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया जो है, स्वतंत्र घोषित किए जाने से 60 दिन के भीतर किया जाएगा। इसमें यही चीज बताई गई है सेक्शन 59 क्लॉज 1 में 60 दिन वाली बात लिखी हुई है, इसी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 60 अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। छोड़ो, कोई मतलब नहीं, इतना ज्यादा अपन अंदर नहीं जाएंगे। सेक्शन 61 दत्तक ग्रहण कार्यवाहियों के निपटान के लिए प्रक्रिया, और यहाँ निपटान के संबंध में जो है सब सेक्शन 61 की जो है सब सेक्शन 2 याद रखिएगा। दत्तक ग्रहण की जो कार्यवाहियां होंगी वो बंद कमरे में होंगी, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा। तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाएगा 2 माह के भीतर, और बंद कमरे में ऐसी प्रक्रियाएं की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 63 में इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन दत्तक ग्रहण के प्रभाव की बात की गई है। इसके बाद आ जाइएगा सेक्शन 67 दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण। तो राज्य सरकार जो है दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों की बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी। दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण का मतलब ये होता है कि भाई वहां सब लिस्ट रहेगी कौन कौन दत्तक ग्रहण के लिए अवेलेबल है, उनको आप कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 68 केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण की बात की गई है। इसके 67 में राज्य था और 68 में केंद्र है। इसके बाद सेक्शन 69 प्राधिकरण की संचालन समिति। सेक्शन 70 प्राधिकरण की शक्तियां जो है ये बता दी गई हैं। इनसे हेडिंग से क्वेश्चन बनेंगे, आप अंदर कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 9 बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध। इसको आईएमपी मार्क कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन चैप्टर से भी बन सकता है। अब इसके बाद सेक्शन 74 बालक की पहचान प्रकट करने का प्रतिषेध। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष जिन बालकों का विचारण वगैरह चल रहा है उनकी जो है पहचान वगैरह उजागर नहीं की जाएगी। यदि उजागर कर दी जाएगी तो जिंदगी भर वो बच्चे जो हैं अपराधी बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो पहचान वगैरह उजागर नहीं की जाएगी। पर यदि कोई ऐसा कर देता है तो सेक्शन 74 के सब सेक्शन 3 में बता दिया गया है कि 6 माह तक का कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर निरूपित किया जा सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन 75 बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति जो है बालक के साथ क्रूरता वगैरह करता है शारीरिक मानसिक, तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था सेक्शन 75 में कर दी गई है। 3 वर्ष तक का कारावास होगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, परंतु जो फर्स्ट परंतु को उन्होंने बता दिया है कि जैविक माता पिता पर ये लागू नहीं होगी बात। ठीक है, इसके बाद परंतु सेकंड आ जाता है यदि अपराध जो है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो संगठन में नियोजित है, प्रबंधक है या उसको देख रेख के बाहर सौंपा गया है, जैसे बाल चाइल्ड केयर वगैरह का कोई आदमी है, वो यदि इस धारा के तहत कोई अपराध करता है क्रूरता का, तो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, वो 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उस पर। ठीक है, और यदि बालक जो है शारीरिक या मानसिक रूप से क्या है कमजोर है और उसके साथ यदि क्रूरता का व्यवहार किया जाता है तो कठिन कारावास से कठोर कारावास से 3 वर्ष तक की हो सकेगी और
जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 76, भीख मांगने के लिए बालक को यदि कोई नियोजित करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास होगा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना निरूपित किया जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने परंतु बता दिया है कि यदि कोई अंग विच्छेदन वगैरह करता है, मतलब कि हाथ तोड़ देता है, काट देता है, लूला लंगड़ा बना देता है, तो ऐसी दशा में जो है 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो है 5 लाख रुपए तक का लगाया जा सकेगा। इसके बाद दुष्प्रेरण प्रयत्न वगैरह भी यही दंडित किए जाएंगे, साथ में बराबर सजा है। ठीक है। सेक्शन 77, बालक को मादक लेकर श्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति। तो बालकों को यदि तंबाकू, गांजा, दारू वगैरह दी जाती है किसी के द्वारा, दिलवाई जाती है, तो उसके लिए 7 वर्ष तक का कारावास है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है सेक्शन 77 में। ठीक है। इसके बाद सेक्शन 78, किसी बालक का किसी मादक लेकर श्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर, क्रय, विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति करने, तस्करी करने के लिए उपयोग। तो किसी बालक को जो है इन्होंने तस्करी वगैरह में लगा रखा है, शराब वराब की बिक्री करवाते हैं, तो 7 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना निरूपित किया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 79, किशोर बालक कर्मचारी का शोषण। तो यदि कोई कर्मचारी वगैरह है, उसका शोषण, कर्मचारी वगैरह शोषण कर रहा है, तत्समय विरोध किसी विधि में अंतर्विष्ट बात के होते हुए कोई भी किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए बालक को दृश्यमानता लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा। तो यदि बालक कर्मचारी है, कोई उसका शोषण होता है, उसको बंधुआ मजदूरी टाइप से लगाया गया है, तो उसके संबंध में यदि कोई अपराध किया जाता है, जबरदस्ती उससे काम दिया जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसके संबंध में सजा की बात की गई है, 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना निरूपित किया जा सकता है, सेक्शन 79। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 80, विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए डांडिक उपबंध। जो प्रक्रिया दी गई है एडॉप्शन के लिए, उस प्रक्रिया का पालन ना करते हुए यदि एडॉप्शन कर दिया जाता है किसी बालक का, तो 3 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। इसके बाद सेक्शन 81, बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और उपापन। यदि बालक का विक्रय वगैरह कर दिया जाता है तो या उपापन किया जाता है, तो 5 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। और यदि जो बालक का वास्तविक भार साधन रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके अंतर्गत किसी अस्पताल, परिचर्या गृह, प्रसूति गृह के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा यदि ऐसा कुछ किया जाता है, तो इस कारावास की अवधि जो है 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। इसके बाद सेक्शन 82, शारीरिक दंड की बात की गई है। किसी बालक देखरेख संस्था का भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देता है। तो मान लीजिए कोई संस्था का कर्मचारी वगैरह है, वो बालक को जो है सीधा रखने के लिए या नॉर्मल रखने के लिए जो है दंड देता है, उसको मारता है, पीटता है, तो ऐसे व्यक्ति पर है जो जुर्माना निरूपित किया जाएगा। फर्स्ट टाइम यदि वो ऐसा करता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और प्रत्येक पश्चातवर्ती अवधि पर वो ऐसा करता है तो 3 मास तक का कारावास और जुर्माना दोनों लगाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सब सेक्शन 3 पे आ जाइएगा, जहां उधार 1 में निर्दिष्ट किसी संस्था में किसी शारीरिक दंड की रिपोर्ट की जाती है और ऐसी संस्था का प्रबंध तंत्र किसी जांच में सहयोग नहीं करता है। यदि भाई कोई बालक ने शिकायत की और ऐसी जांच नहीं कर रही है वो संस्था वगैरह जो भी है, तो ऐसी संस्था में जो भार साधक है उसको 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष से कम का नहीं, कोई कारावास दिया जा सकता है और 1 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है सेक्शन 83, उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग। यदि कोई उग्रवादी समूह का सदस्य होते हुए बालकों का उपयोग करता है तो 7 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और वयस्क या कोई वयस्क समूह बालकों द्वारा व्यवदिष्ट रूप से या किसी गैंग के रूप में अवैध क्रियाकलापों के लिए उपयोग करता है तो 7 वर्ष तक का कारावास, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके बाद सेक्शन 84, बालक का जो है व्यापहरण या अपहरण कोई व्यक्ति करता है, सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 359 या सेक्शन 369 के उपबंधों के अनुसार, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो
जो उपबंध हैं वो क्रियान्वित किए जा सकते हैं, उपबंध लागू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 85 निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध। यदि कोई निःशक्त बालक है, निःशक्त मतलब हैंडीकैप, डिसेबल्ड लिखा हुआ है, हैंडीकैप पर्सन है, तो जो शास्ति वगैरह है वो क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। सेक्शन 85 याद रखिएगा, ये सेक्शन महत्वपूर्ण है, आईएमपी मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने अपराध के वर्गीकरण की बात की है, सेक्शन 86 में अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय। सब सेक्शन 1, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध संज्ञेय और आजमानती होगा। ठीक है। सब सेक्शन 2, जहां अपराध जो है 3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम अवधि का है, वहां असंज्ञेय और आजमानती होगा, असंज्ञेय और आजमानती होगा। और लास्ट है 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से या केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहां असंज्ञेय और जमानती होगा अपराध। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो। इसके बाद सेक्शन 87 आ जाता है, तो जो जुर्म दुष्प्रेरण का अपराध है सेक्शन 87 में, अबेटमेंट का जो अपराध है वो ऐसा होगा जैसे ऐसे दंडित किया जाएगा जैसे उसने अपराध के लिए किया हो, मतलब अपराध के रूप में दंडित होगा। जिस अपराध का वो दुष्प्रेरण करेगा उस अपराध के मूल दंड के लिए उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद जो आता है सेक्शन 88 वैकल्पिक दंड, अल्टरनेटिव पनिशमेंट। तो ये वैसा ही है जैसे इसके जस्ट पहले हम लोग सेक्शन 42 में देखे थे पॉक्सो एक्ट के। यदि किसी अन्य विधि में कोई अल्टरनेटिव दंड है तो जिसमें ज्यादा है वो दिया जाएगा, मात्रा में जो अधिक है वो दिया जाएगा। सेक्शन 42 उसकी पॉक्सो की याद आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कुछ बचा नहीं है इसमें। इसके बाद सेक्शन 90 छोड़ दीजिएगा, सेक्शन 91 पे आ जाइएगा। बालक को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना। यदि कोर्ट को लगता है कि भाई बालक का बार बार कोर्ट में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है तो अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है, उसको बोल सकता है, एग्जेम्प्टेड कर सकता है कि आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 91 में। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 94 आयु के विषय में उपधारणा और उसकी अवधारणा। ठीक है, यदि कोई एज से रिलेटेड यदि मैटर डिस्प्यूट होता है तो उसके बारे में उपधारणा कर सकता है कोर्ट, या उसका अवधारण भी कर सकता है। बाकी छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। एक सेक्शन 95 बालक का उसके निवास स्थान को स्थानांतरण, छोड़ो, इसको भी छोड़ो, हेडिंग याद रखिएगा बस। ठीक है, इसके बाद 99 रिपोर्टों का गोपनीय माना जाना। बालक से संबंधित सभी रिपोर्ट जिन पर समिति या बोर्ड द्वारा विचार किया गया है गोपनीय मानी जाएंगी, सेक्शन 99। सेक्शन 100 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाहियों का संरक्षण। तो इस एक्ट के तहत जो सद्भावपूर्वक कार्यवाहियां की जाती है 100 में ये बता दिया गया है कि वो सद्भावपूर्वक यदि कार्यवाहियां की गई तो कोई भी अपराध के लिए लायबल नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन 101 अपीलों की बात की गई है। यदि ऐसी कोई इस अधिनियम के अधीन कोई समिति बोर्ड द्वारा कोई निर्णय वगैरह दिया गया है तो 30 दिन के भीतर जो है उसकी अपील हो सकती है, किसको होगी, जिला मजिस्ट्रेट को होगी। ठीक है, और सेक्शन 2 में बता दिया गया है कि अधिनियम की सेक्शन 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात पारित बोर्ड के आदेश से जो अपील है वो सत्र न्यायालय में होगी। समितियों की जो होगी, जो नॉन मतलब ऐसे संस्थाएं हैं जो जिनको न्यायालय ने माना गया है, उनकी अपील होगी जिला मजिस्ट्रेट को, और जो बोर्ड है मतलब जो न्यायालय के रूप में है उसकी अपील होगी सत्र न्यायालय में। इसके बाद सब सेक्शन 4 में आ जाइएगा। इस धारा के अधीन यदि कोई अपील की जाती है तो उसकी सेकंड अपील नहीं होगी। ठीक है, बालक न्यायालय के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति जो है सब सेक्शन 5 में देखिएगा, बालक न्यायालय के आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति जो है दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्गत किसी प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा। इसके बाद सब सेक्शन 6 है, व्यतीत व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक ग्रहण के किसी आदेश से व्यतीत है, वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा आदेश पारित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर
संभागीय आयुक्तों को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट ने दत्तक ग्रहण से संबंधित उसकी याचिका वगैरह खारिज करती है तो 30 दिन के भीतर वो संभागीय आयुक्तों को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। सब सेक्शन 6 में बताया गया है। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 102 पुनरीक्षण। तो उच्च न्यायालय जो है ऐसे आदेशों की वैधता और औचित्य के लिए जो है पुनरीक्षण कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 102। इसके बाद आता है सेक्शन 103 जांच, अपीलों और पुनरीक्षण कार्रवाइयों की प्रक्रिया बता दी है। इसके बाद 104 समिति बोर्डों की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति। तो यदि कोई संशोधन लिपकीय त्रुटि या गलतियां हो गई तो संशोधन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 105 जो है किशोर न्याय निधि की बात की गई है। तो राज्य सरकार किशोर न्याय निधि की स्थापना करेगी। इसके बाद 106 राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी और जिला बालक संरक्षण एकांक की स्थापना करेगी कौन, राज्य सरकार। इसके बाद 107 बालक पुलिस अधिकारी और विशेष पुलिस एकक प्रत्येक स्टेशन में सहायक उप निरीक्षक से निम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस ऑफिसर को ये बनाया जाएगा। ऐसा ही रैंक का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जिसको बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस एकक बनाया जाएगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन 108 अधिनियम के उपबंध पर लोक जागरूकता। तो पब्लिक अवेयरनेस लाने के लिए जो है प्रयास करेगी कौन करेगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, 108 109 मॉनिटरी। ठीक है, 110 नियम बनाने की शक्ति कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी 110 में नियम। ठीक है, और 111 निरसन और व्यावृत्ति। तो 2000 जो है किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 निरसित कर दिया गया है। इसके बाद आता है 112। ठीक है, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो कठिनाइयां दूर कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। कब करेगी, 2 वर्ष के भीतर करेगी। इसके बाद पीछे इसमें कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, आप लगा के देखिएगा। आशा करते हैं कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमने आज ना बताया हो या ना पूछा हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है IT एक्ट पर होगी। थैंक यू।